बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। ताकत की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब आपने किसी को नुकसान पहुंचाना हो, वरना दुनिया में हर काम मोहब्बत से हो जाता है। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सज्जाद मीर साहब, हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से, और जब हम इसकी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो माशी सूरत हाल का ताल्लुक एक पुरअमन और बेहतरीन माहौल के साथ होता है। तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल भी है और माशी चैलेंजेस का भी जिन्हें हमें सामने है? असल में जिसको आप मुल्क का सियासी इस्तेहकाम कहते हैं जी, वो ये तो नहीं है कि कोई बहुत अच्छा उसको कहा जा सके, लेकिन ये बात तय है कि हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अपने मसाइल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बीच में कुछ सुलझाव आते हैं, मुश्किलें पैदा होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मसलन अदलिया का जो फैसला आया है अभी, जी, उस फैसले के हवाले से बहुत सी बातें जो हैं, बहुत सी सूरत ऐसी पैदा होगी जो मसाइल पैदा कर सकती है, पार्लिमानी ज़िंदगी में पैदा कर सकती है, सियासी लोगों के दरमियान पैदा कर सकती है, टकराव की एक कैफियत पैदा कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि इसको अगर बहुत सारे लोग अगर इसको उसकी रूह के मुताबिक समझने की कोशिश करें तो एक रवानी के साथ मामला आगे बढ़े। जी, लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें आज ही ये एक आध दिन पहले ही हमें ये खुशखबरी मिली है कि हमें IMF ने जी, 7 अरब डॉलर का जी, कर्जा 37 महीने के अंदर जो मिलेगा वो हमें दे दिया है। जी, अच्छा, सोचने की बात यह, कोई खुशी की बात है कर्जा मिल गया हमें। जी, पहले कर्जों के बोझ चले डबे हुए हैं, जी, लेकिन ये वो कर्जा है जिस कर्जे ने हमें डिफॉल्ट से बचाना है। जी, ये कर्जा हमने कोई अपनी तरक्की के लिए खर्च नहीं करना है। जी, ये कर्जा हमने कोई नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए खर्च नहीं करना है। ये कर्जा हमने गुर्बत दूर करने के लिए खर्च नहीं करना, वो वर्ल्ड बैंक का कर्जा होता है। जी, IMF का कर्जा तो आपने अपने बैंकों में अपनी जो बैलेंस शीट एक समझिए उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना है। जी, ये प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने का कर्जा नहीं हुआ करता। इसका मतलब यह है कि यकीनी तौर पर तमाम पार्टियां इस पर मुत्तफिक हैं, कोई भी ऐसी नहीं जो इस पर इत्तफाक ना करती हो कि इस वक्त IMF के पास जाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। जी, जिस बात पर गुफ्तगू की जा रही है वो ये कि आइंदा 3 साल के बाद जब हम मौका आए तो अल्लाह करे कि हम दोबारा हमें IMF के पास ना जाना पड़े। जी। मौजूदा प्राइम हुकूमत मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत का यही एक स्टांस है कि हम अपनी पॉलिसियों को जो हमें बदल लेनी चाहिए थी हमने नहीं बदली। कोई IMF के कहने पर नहीं बदलनी चाहिए थी, खुद ही बदलनी थी। सही, उन पॉलिसियों को बेहतर करके हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आइंदा हमें IMF के पास जाना ना पड़े। देखिए, IMF की शरायत का तो मतलब ये होता है, अब बिजली महंगी है, जी, आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपको सर्कुलर डेट को पूरा करना है और बहुत सी चीज़ें हैं और जिसको आपने तय करना है। कुछ महंगाई बढ़ रही है, कुछ पेट्रोल पे आप लेवी लगा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ टैक्स लेने हैं, आपको टैक्स बेस को बढ़ाना है। एक खास हद तक GDP के मुताबिक आपको टैक्स हासिल करना है कि वो हासिल करेंगे तो आपकी इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी होगी। ये सारे स्टेप वो हैं। आपका स्ट्रक्चर गलत था, बरसों से बना हुआ है, किसी इस हुकूमत का उस हुकूमत का या उस हुकूमत का कारनामा नहीं गिना जा सकता जो आप कहें कि जी उसने खराब कर दिया, उसने ठीक कर दिया, ये तो बरसों से आपने पता नहीं किस नहज पर चला रखा था इस मुल्क को। जी, नतीजा ये है कि आपके मामला जो थे वो बड़े दगरगू जा रहे थे, आपने उसको ठीक करना है। आपका FBR को आपको हर को शिकायत है, टैक्स देने वालों को शिकायत है, टैक्स जो उनसे लिया जाता है वो ये कहते हैं टैक्स तो देने को तैयार है हम, जी, लेकिन जिस तरीके से लिया जाता है वो एक तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ये सब अदारों को ठीक करना, फिर आपका कुछ महकमे फेडरल गवर्नमेंट में ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, उनको ख़त्म करना, और ख़त्म इस तरह नहीं करना कि उनके लोगों को कहीं और खपा देना, बल्कि ये कि उनके अखराजात को बिल्कुल ख़त्म कर देना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 5-4 महीने में होने वाला नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को कुछ शुरू करेंगे तो बेहतर बनेगा। जी, चीन के साथ, चीन कहता है कि अब लफ्ज़ इस्तेमाल किया कोई, शायद हम हाई टेक पे जाना चाह रहे हैं या हम चीन
की ने गोल सेट किया है। हम हवावे से बात करके आए हैं। हम अगर अपने अंदर अगर हाई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर में करते हैं। और सर दौर भी अब IT टेक्नोलॉजी का करते है। हैं जी, दौर भी सर अब टेक्नोलॉजी का ही है ना। हाँ जी हमने- जी, अगर IT में करते हैं, अगर एग्रीकल्चर में करते हैं, अगर दूसरी चीज़ों में करते हैं तो इनमें इनकलाब ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये चीज़ें दूसरे मुल्क नहीं हमें देंगे, चीन हमें दे देगा। जी। और वो एक बड़ी कंपनी अमेरिका की जो है वो इंडिया में अब अपना शुरू कर रही है। जी हमें चीन की इन कंपनियों से उस वैसी ही मुकाबले की टेक्नोलॉजी मिल सकती है। हमें उस टेक्नोलॉजी के जोर पर अपने मुल्क की हर चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करना है। ठीक। एग्रीकल्चर को भी, माइनिंग को भी, एजुकेशन को भी, हर चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करना है। ठीक। हेल्थ को भी, ये सारी चीज़ें फिर ही हो तमाम सकती- शोबे सर, हाँ सर जी, मैंने कहा, जिस तरह आप बात करें बिल्कुल तमाम शोबों को जो तमाम है शोबों हमने- को रेवोल्यूशनाइज करना है। और उसी सूरत में हम उस टारगेट को अचीव कर सकेंगे जो आइंदा 3 साल के बाद जब मौका आया तो हम कहेंगे IMF को, अच्छा खैर जनाब, खुदा हाफिज, हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, सही। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सलमान गनी साहब बात सज्जाद मीर साहब जो कह रहे थे कि चीन के हवाले से खुसूसन जो बात की है कि जदीद टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलेगी तो हम एग्रीकल्चर, माइंस, हर शोबे में जो है वो उस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं सर। देखिए बात ये है कि अभी मीर साहब मुआशी इस्लाहात और मुआशी इक़दामात की बात कर रहे थे और आपने जो क्वेश्चन किया है वो चीन के हवाले से है। जी सर। चीनी कांग्रेस के एक सीनियर रुकन और उनके एक मिनिस्टर गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद आए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे चीन के बाद सर। और उन्होंने बड़ी संजीदगी से एक बात की थी, चूँकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल सूरत हाल के अंदर वो पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आते हैं, जी। बल्कि वो पाकिस्तान की माशी तरक्की और मजबूती के ख़्वाह हैं, इस हवाले सर। से कोई दो राह नहीं। और उन्होंने ये कहा था कि माशी तरक्की के अमल को यकीनी बनाने के लिए आप सियासी इस्तेहकाम कायम करें और जो सिक्योरिटी खदशात है वो दूर करें। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, सियासी इस्तेहकाम क्यों कारी नहीं हो पाता, उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर माजी में मईशत के हवाले से कभी सियासत नहीं थी होती और पाकिस्तान चलता नज़र आ रहा था। जी। इसमें जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो आज की सूरत हाल में मुझे 2017 की ये सूरत हाल उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा सर। कि उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत इस नैज पे नहीं थी। नौजवानों के अंदर एक उम्मीद और आस थी और ख़ास तौर पे जो CPEC का अमल था उस वक्त उसकी स्पिरिट बता रही थी कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से तरक्की एक कर रहा है। दुरुस्त और नतीजा खेज पेशरफ्त कर रहा है। सर। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि ये सारी सूरत हाल आपके दुश्मन को हजम नहीं हो पा रही, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच चुके हैं और इन्हें अब इनकी तरफ मैली आंख नहीं डाली जा सकती। सर। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत है, जो एटमी धमाकों से पहले वो इस वाघा बॉर्डर पर ला के अपनी फौजें खड़ी किया करता था। जी। अब उसको जरूरत नहीं है। सही। देखिए उमर, जिन मुल्कों और माशरों ने तरक्की की है वहाँ पर उनकी मईशत बड़ी स्ट्रॉन्ग है और मईशत स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, उसमें वहाँ पर एक ऐसा माहौल तारी किया जाता है सर। जिसमें बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करते हैं और सरमायाकारी का मकसद उनका प्रॉफिट कमाना होता है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल क्यों कर पैदा नहीं हो रही, तो जहाँ तक सियासी इस्तेहकाम की बात है, हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर अहले सियासत में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो ये समझते हैं कि अगर इस हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान एक पॉजिटिव पेशरफ्त कर गया तो हम क्या करेंगे। देखें, ये तरक्की किसी पार्टी की तरक्की नहीं है, ये पाकिस्तान की तरक्की है और अगर पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत होगा तो यकीनन उसके सम्राट पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पे होंगे। इसमें कोई दो राह नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और फिर मैं चीनी वज़ीर का हवाला दूंगा, उन्होंने सिक्योरिटी खदशात की बात की थी। सिक्योरिटी खदशात क्यों कर, क्या वजह है कि जब भी आपकी कोई भी हुकूमत मुआशी हवाले से दुरुस्त फैसले करती है, मजबूत फैसले करती है, तो ये दहशत गर्दी का अमल क्यों तेज़ हो जाता है। हमें इसको समझना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए। इसलिए कि ये आपका बॉर्डर कभी इस तरह की सूरत हाल तारी नहीं हुई थी मगरबी बॉर्डर पे,
लेकिन वहाँ पर तालिबान इंतज़ामिया के बरसिकदार आने के बाद हम तो बड़े मुतमिन थे कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ज़रिया बनेगा, और पाकिस्तान ने इसमें एक बुनियादी रोल अदा किया था। लेकिन वहाँ पर तालिबान इंतज़ामिया बरसिकदार आने के बाद वो बॉर्डर भी, वहाँ पर भी दहशतगर्दी का अमल तेज़ हो गया। और दहशतगर्द कौन है? देखिए, बात यह कि हमारी नाकस पॉलिसीज़ की वजह से ये दहशतगर्दी का रुझान आम हुआ है। और मैं इसमें हवाला देता चलूँ कि जब माजी के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने या पाकिस्तान की कैबिनेट ने इस अमल की तायद नहीं की थी कि आप वहाँ पर टीटीपी के लोगों को वापस ला के बसाने की आपने बात की, आपने इकदाम शुरू कर दिए। और जब से वो यहाँ पर आए हैं उसके बाद से दहशतगर्दी का रुझान आम हुआ है। और जब मैं टीटीपी की बात करता हूँ तो टीटीपी को असला और फंड्स कौन फराहम करता है? बिल्कुल ठीक। आज एक असला तो वो है जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़ के गया था, और फंड्स जो हैं वो इंडियन फराहम करते हैं। इसलिए एक मोटिव ये है कि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान को उलझा के रखें, पाकिस्तान को फंसा के रखें, और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करते हैं। देखें, जिन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है वो पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करते हैं। हमारे अफसर और जवान ने, उन्होंने एक तारीख रकम की है कुर्बानियों की, लेकिन आज तक कभी एक खबर मैंने ऐसी नहीं देखी कि उन्होंने किसी सतह पर पसपाई इख्तियार की हो। पाकसर ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपने उन्हें दी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन आपका सोशल मीडिया कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन पाकिस्तान के रियासती इदारों और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें यह पता है कि जब तक वो रियासती इदारों को कमज़ोर नहीं करेंगे उनका एजेंडा पूरा नहीं होगा। और उमर, आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माजी के अंदर ऐसे नहीं होता था कि पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ काम हो रहा हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल, अबतर सूरत हाल से दो चार करने में हमारी हुकूमतों का रोल है, हमारे कुछ इदारों का भी रोल है। देखिए, पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान के मीडिया ने जदोजहद की है, सड़कों पे आए हैं, जेलों में गए हैं, इसलिए कि जो आज़ाद अदलिया होती है वो मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम का ज़रिया बनती है। तरक्की का सफ़र जो है वो रुक गया था। मैं समझता हूँ कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कायम करने में अपना बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए। और आप सबको अपने अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी होगी। हम भी अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करते हैं। हम अपनी सहाफ़त को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के मुफादात के साथ मशरूत समझते हैं, तो फिर सारे इदारों को ये करना चाहिए। देखें, एक खुश आइन बात यह है, अवाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार ज़रूर हैं, लेकिन आप पे अब वो खतरा, वो तलवार नहीं लटक रही दिवालियापन की। आप उस सूरत हाल से निकले हैं, अब आगे की तरफ बढ़ना है। और आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमें अपने घर को भी पुरअमन रखना है, साजगार माहौल भी तारी करना है, और किसी ऐसी अमल का हिस्सा नहीं बनना जिससे पाकिस्तान के अंदर इंतशार, खलफचार, तनाव, टकराव और ऐसी कैफियत आ रही हो जिसका दुश्मन फ़ायदा उठाए। किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना जिससे मुल्क को नुकसान हो। बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसी पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, हम बात कर रहे थे कि किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना। हम बड़े बाशऊर लोग हैं कि जिससे मुल्क को नुकसान। और जब हम ये बात करते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा अहम है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे मुल्क को जो है वो या इदारों को नुकसान पहुँचा सकती है। ये क्यों कर जो है, जिस तरह सलमान गनी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मुल्क के अंदर से कुछ लोग या सहूलतकार जिस कह सकते हैं कि वो ऐसी जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया जो है दो धारी तलवार है। कोई इस्तेमाल करने वालों ने कोई इसे इस्तेमाल किया, मैं कोई इशारा नहीं करता वाज़ेह तौर पर कि ये आपको भी मार सकता है और उसको भी मार सकता है जो इस्तेमाल कर रहा है। आप को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जब इस मुल्क में ये पनप रहे थे, फल फूल रहे थे और गैर मुल्कों में अपनी जड़ें बना रहे थे, हमें इनको उसी वक्त दबाना चाहिए था। अच्छा, हमने नहीं किया, हमें जमहूरियत का ज़्यादा
एक हौका लगा हुआ है, इंसानी हकूक़ का हौका लगा हुआ है। हमें ये भी रहेगा आज़ादी इजहार, आज़ादी ख्याल में कहीं खलल ना पड़ जाए, हम भी सोचते रह गए। लेकिन देखिए, ये आज़ादी इजहार, आज़ादी ख्याल, ये सब चीज़ें बड़ी कीमती हैं, बड़ी अहम हैं और इसका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन किस्सा ये है कि ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क की सलामती की या मुल्की इदारों से कोई अहम, ये तो नहीं हो मुल्क की सकता। सलामती की कीमत पर इसका किया जाए। सही। मुल्क के बाहर बैठकर बहुत से लोग ऐसे सोशल मीडिया पर पैगाम भेजते हैं कि कोई महब वतन शहरी उसको नहीं भेज सकता। जी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये तो पाकिस्तानी नहीं है। जी। यानी कि ऐसे पैगामात हैं कि जिनको पढ़कर आपको लगता नहीं है कि कोई पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी ही कहूंगा उसे। ठीक। यानी पाकिस्तानी वही है जो मुहब्बे वतन है। बिल्कुल जो ठीक है। मुहब्बे वतन नहीं है वो पाकिस्तानी कहाँ से हो गया? सही। वो इस तरह के पैगाम भेजेगा। बहुत सबने बर्दाश्त किया, बहुत देखा है। इस रिजल्ट का नतीजा ये है कि देखिए, इसके जवाब में ये होता है कि आप काउंटर कैंपेन चलाएं। जी। आप काउंटर एक करें, लेकिन काउंटर करना और सारा कैंपेन चलाना जो है ये कोई पॉजिटिव नहीं है। हुकूमत ने, खासतौर पर हुकूमत पंजाब ने एक आर्डिनेंस जारी किया, बहुत से लोगों को इतराज़ पैदा हुआ। जी। हम जैसे कुछ जर्नलिस्ट पे उठे के देखिए आज़ादी इजहार पर कदगन है। भाई वो कानून तरीका बताएं कि इन चीज़ों को जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ सही, हो नेशनल। उनको रोका जा सके। सही। आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, डिफाइन करो। अच्छा अभी आप डिफाइन कर दें, हम नहीं करते। दुनिया के बड़े मुल्कों में जो डिफाइन हुई है उन सब की तारीफें ले आइए, उसी तरह डिफाइन कर दीजिएगा। जी। आप कहते हो मिस यूज होगा, अच्छा भी मिस यूज होगा तो तरीका ढूंढ लो कि मिस यूज ना हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप खुली छूट दे दें कि जो मुंह में आए जो चाहे आप कहते रहें और जो चाहे करते रहें। और सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया ने सिर्फ हमारी सियासत को तबाह नहीं किया, हमारे कल्चर को भी तबाह किया है। कल्चर को इस तरह तबाह किया है कि उन्होंने फैमिली लाइफ को तबाह करके रख दिया है। और सर रवायात और अखलाक को भी सर, वही जी बिल्कुल ठीक है। कल्चर जिसको मैं आसान लफ्जों में कल्चर कहा है, ठीक। वो रवायात, अखलाक, Traditions। हमारी फैमिली लाइफ, हमारी लाइफ स्टाइल, हर चीज़ को बदल के रखती है। ठीक। वो चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पर जो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। ठीक। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एतराज़ आना शुरू हुआ था कि ये बड़ा मुंह जोर हो गया, मुंह फट हो गया है, जो आता है दिखा देता है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ, पीटीवी में क्या खूबी गिनी जाती थी जी। कि इसका ड्रामा आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते थे। जब ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई कि फैमिली के साथ बैठ के, मयार ये था कि जिस चीज़ को आप फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं जी। वही चीज़ जो है आसन है और बेहतर है। ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई। अब खैर वो तो चला गया, दूर की बात है। अब सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं जो फैमिली के साथ देखने की बात तो एक तरफ है, आप किसी सच्चे पाकिस्तानी या सच्चे मुसलमान के साथ बैठ के देखना भी आपको शर्म आती है। जी। तो इसको रोकने के लिए ये कोई आज़ादी इज़हार पर पाबंदी नहीं है, ठीक। बल्कि अपने कल्चर को, अपने इक़दार को, अपनी रवायत को, मैं मजहबी भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, अपने मजहबी मिजाज को सही रास्ते पर रखना है और सही रास्ते पर चलाना है और चलाना पड़ेगा। बिल्कुल चलाना पड़ेगा। और सलमान गनी साहब, सर आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आपसे हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं आपसे सर, रहनुमाई भी लेते हैं हमेशा आपसे। आज़ादी इजहार राय जिसकी ये बात करें कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लोग चाहे सहाफ़ी हों या आम लोग हों, इस चीज़ को हमें मद्देनज़र हमेशा रखना चाहिए कि इस चीज़ से कहीं मुल्क को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। देखिए उमर, एक वक्त में पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हम लोग जब जर्नलिज्म में आए तो प्रिंट मीडिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत हद तक जो कौमी मफादात है उनको देखा जाता रहा है। और इन अदारों के अंदर जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इनके अंदर भी एक हिसाब का सिस्टम मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह उनकी गिरफ्त है, एक हिसाब का सिस्टम मौजूद है। मैं अगर एक गलत खबर देता हूँ तो मुझे अपने अदारे के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, मैं नहीं समझता कि सब कुछ पाकिस्तान के अंदर से हो रहा है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और आपकी न्यूक्लियर हैसियत जो है वो आपके दुश्मन को हजम नहीं हो पाई कि पाकिस्तान एक तरफ छठा जो है वो न्यूक्लियर मुल्क है, तो एक तरफ वो दुनिया की पहली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल ठीक सर। और इसीलिए पाकिस्तान उनका टारगेट है सर। कि वो तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान माशी हवाले से दगरगू है, उन्होंने कोई तसव्वुर ही नहीं किया था। और इंडिया ने इसी नशे में जब एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल लीडरशिप थी। देखें डिक्टेटरशिप में और पॉलिटिकल लीडरशिप में एक फ़र्क होता है। डिक्टेटरशिप अपनी ताकत कहीं और से लेती है,
लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो अपने आप को, वो कैसे भी हो, मजबूत हो या कमज़ोर हो, वो अपने आप को जवाबदेह समझती है। सर कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी नवाज शरीफ की सूरत में। आप नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से दुआ राह होंगी, उनकी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से मैं उन सारे लम्हात का गवाह हूँ सर। कि वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर थे जब उन्हें बताया गया कि इंडिया ने एटमी धमाके किए। वो किसके लिए किए थे? सर। वो हमें मैसेज दिया गया था और फिर उस मैसेज को कबूल करते हुए उस प्राइम मिनिस्टर ने बाहर से, वो एशियाई ममालिक के दौरे पे थे, वहाँ से फ़ोन किया उस वक्त के आर्मी चीफ को और उन्होंने कहा तैयारी करें जी। तो फिर उन एटमी धमाकों ये के जवाब absolutely में not, एटमी sir. धमाके ये- किए गए। सर अब इस कैफियत में उन्हें ये खौफ पैदा हुआ कि जिस पाकिस्तान के बारे में हम समझते थे कि ये मुआशी हवाले से स्ट्रांग नहीं है, ये तो एटमी ताकत बन गया। जी। उनकी परेशानी ये है कि पाकिस्तान अब मुआशी कुव्वत नहीं बनना चाहिए। देखिए आप असल- इस बात को समझ लें सर कि उन्होंने टारगेट किया हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान मुआशी हवाले से कोई भी हुकूमत संजीदा इकदाम करती है तो दो काम हो रहे होते हैं। जी। एक दहशतगर्दी का अमल तेज हो जाता है, एक पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा किया जाता है। और आप देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, टाइमिंग क्या है। मैं क्यों कह रहा हूं कि 2017 या आजकल जो कैफियत शुरू हो गई जी, है, मैं ये इसी क्या पर है? आ रहा था, इसी पर। इसीलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको जैसे भी मीर साहब ने हवाला दिया कि आपको 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम मिल रहा है जी। आप खतरनाक जोन से निकल गए जी। हैं। उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भागता दौड़ता नजर आ रहा है। वो कभी Efforts कर रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का केस पेश कर रहे होते हैं, कभी चीन में जाके उनसे मदद की दरख्वास्त करते हैं और आलमी तनाई पाकिस्तान की ख़त्म हुई है। इंडिया का मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान छोटा मुल्क ज़रूर है, ये एटमी पावर बनने के बाद अगर ये मुआशी ताकत भी बन गया, जो चीन की ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। सी पैक में उन्होंने 40-50 अरब डॉलर पाकिस्तान पे उस सी पैक के अमल को किसने डैमेज किया? वो कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने एक बाकायदा साजिश पे अमल दरामद किया जी। और नवाज शरीफ साहब को उस वक्त अदालती जिस पानामा में से उकामा और उकामा का अफसाना कि उनके मकासद पूरे हो गए, सी पैक की जो स्पिरिट थी उसको डैमेज किया गया, सनती जोन ख़त्म कर दिए गए और फिर उनके एक मशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये कहते नजर आए कि 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें। जी। इसका मतलब सी पैक उन्हें हजम नहीं हो पा रहा था और किसी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हुए। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर चीन के विजिट पे जाते हैं, सी पैक की अपग्रेडिंग की बात होती है। जी। चीन पाकिस्तान के अंदर 20-22 नए मुआहदात करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होता है। अबू धाबी 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करता है। आज़रबाईजान के सदर 3 रोज पहले आए थे, जी। 2 अरब डॉलर के मुआहदे वो करके गए। जी। इस सारी कैफियत में आज ज़्यादा ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कायम हो, सियासी इस्तेहकाम कायम हो। भाई आप सियासी बदले लें, सियासी प्रोग्राम पे चलें, इल्ज़ाम तराशी करें, लेकिन आप अपनी सियासत को पाकिस्तानियत पर असरअंदाज ना करें, पाकिस्तान की मईशत को डैमेज ना करें। आपकी ये बदनीति जो है ये पाकिस्तान पर असरअंदाज होती रही है माजी में। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को भी अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं या पाकिस्तान के मफादात पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो लोग अपने अंदर जान पैदा करेंगे तो उनकी गिरफ्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो चाहे करते फिरे, आप अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझें, आप अपने आप को कोई पाबंदी ना समझें। जब मौका मिले आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करें। कभी आप कहें कि जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मैं आर्टिकल 6 करूंगा। भाई आर्टिकल 6 तो आईने पाकिस्तान के साथ हर उस बंदे के खिलाफ होना चाहिए जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। तो पाकिस्तान के जिम्मेदार मनसब पे रह के पाकिस्तान के रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करता है। तो जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो अपनी कुछ लाइंस ड्रा करते हैं। मैं समझता हूं कि आज की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत अगर संजीदा इकदाम कर रही है तो पॉलिटिकल फोर्सेस को भी संजीदा तर्ज-ए-अमल अख्तियार करना चाहिए और कम अज कम पाकिस्तान की मईशत पर सियासत करने का तर्ज-ए-अमल तब्दील करना चाहिए। अगर आपने सियासत करनी है फिर आपको पाकिस्तान की बात करनी होगी, पाकिस्तानियत का जज्बा दिखाना होगा और फिर पाकिस्तान के अवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के तर्ज-ए-अमल पर, उनके इक़दामात पर गहरी नजर रखे कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि मईशत पर जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए और अवाम को भी ये नज़र रखनी चाहिए कि कौन वाकई हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर रहा है। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का।
वेलकम बैक। सज्जाद मीर साहब, ट्रंप पर कातिलाना हमला और वज़ीर आज़म की जानिब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मजम्मत भी की गई है, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए जी, इसकी मजम्मत तो जो बाइडेन ने भी की है जी, ओबामा ने भी की है और उन सारा आदमी ने की है कि जो उनके मुखालिफ सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है। अमरीकी इसको कोई पसंद नहीं करते कि उनके माशरे में तशद्दुद पाया जाता हो, उनके जमहूरी कल्चर में ये पाया जाता हो। लेकिन ये कोई बात अमेरिका के लिए नई नहीं है, यानी कि हम लोगों के हाफजे में बात मौजूद है कि जॉन एफ कैनेडी जो है जी। जो बहुत पॉपुलर था जी। इस तरह का लीडर, उसको एक कातलाना हमले में मारा गया था जी। जी, और इसके अलावा मैं तो ये भी कहा करता हूँ कि डॉलर पे तो ज़ाहिर है कि यहूदियों का कब्जा है, प्राइवेट ये कंपनी है ना, बैंक ऑफ, ये कोई सरकारी इदारा नहीं है उनके जैसे हमारा स्टेट बैंक, वैसा नहीं है। जी। अमेरिका की दो सदर ने चाहा, दो सदूर ऐसे जिन्होंने चाहा कि इनको हम सरकारी तहवील में ले लें, डॉलर को प्राइवेट कंपनी के हम सरकारी तौर पर, दोनों कत्ल कर दिए गए। अच्छा, ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो वहाँ हुए हैं। ये अब तो अमरीकी माशरा भी बहुत आगे चला गया है जी, अब बहुत डेवलप हो गया है। देखिए एक शख्स जो कि वहाँ रैली निकल रही है, उसमें बंदूक लेकर क्रॉलिंग करता हुआ जी। चढ़ा है और वो शूटर है, यानी कि जो गोली, एक चैनल ने उसको कैच भी किया है, अब मेरा इतना तेज कैमरा होगा कैच कर लिया होगा, वो बताता है कि वो डायरेक्ट उसको हिट कर रही थी। जी, और ये इस बात की निशानी है कि वहाँ ऐसे लोग मौजूद, और वो जो शख्स जो था वो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन है, यानी उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है जिस पार्टी से खुद ट्रंप है। जी, तो ये क्यों पैदा हुआ, यानी कि हो सकता है कि उसे ट्रंप के ख्यालात से कोई इख्तलाफ हो और वो ज़रा समझता हो कि उसकी पार्टी की नुमाइंदगी ट्रंप करे, लेकिन ये जिस तरह का तशद्दुद वहाँ यानी ये नज़र आया है, इस पर अमेरिकन भी परेशान जी। है और हमें तो किसी सूरत में भी इसकी हमायत नहीं करनी चाहिए। जी। हमारे मुल्क में जो ऐसे एक दो वाक़यात हुए हैं, उसने हमारे अंदर जितनी गड़बड़ पैदा की है वो आपके सामने है। जी। हम कभी इसकी हमायत नहीं कर सकते। नहीं, हम तो कभी एक डेमोक्रेटिक माशरा है, डेमोक्रेटिक कल्चर है। हम यही चाहते हैं कि जिस मुल्क में भी जमहूरियत को पनपने का मौका मिलता है वो मुल्क ही आगे जाता है। सही। अमेरिका के बहुत सा, अगर अमेरिका यानी कि इस वक्त सुपर पावर है, अगर वहाँ तशद्दुद की ये लहरें इस तरह उठनी शुरू हो गई और मामले आगे बढ़ने लगे, तो वो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उसके असर दुनिया पर ना पड़े, उसका असर सही। दुनिया पे पड़ेगा। दुनिया पे पड़ेगा तो दुनिया परेशान होगी। सही। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस सूरत हाल को किसी बेहतर सब पे लेके जाए और हम अच्छा एक मंजर देखें अमेरिका के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से। दुनिया के हवाले से भी एक अच्छा मंजर देखें, बिल्कुल बात करें। और वहाँ पर, क्योंकि मैंने एक इलेक्शन भी कवर किया अमेरिका में, तो मुझे याद है कि वहाँ पे भी सर माहौल जो है वो पाकिस्तान सा थोड़ा सा जो होता है ना इलेक्शन का होता है, लेकिन लोग बड़े मुनज़्ज़म हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के रवैये की तो कहीं पे भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। देखिए उमर, मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ। सर। मगरिब इस्लाम को टारगेट करता है इंतहा पसंदी के हवाले से, शिद्दत पसंदी के हवाले से, और तशद्दुद को मुंसलिक करता है इस्लाम के साथ। इस्लाम तो एक अमन का मजहब है, अमन का भाईचारे की बात करता है, मोहब्बत की यहाँ बात तक करता कि है। वो अक़लीतों से उसने सलूक की तरबियत देता है कि ट्रंप साहब के साथ जो वाक़या है, कोई भी बाशऊर शख्स इस जी। तरह के वाक़यात को सराह नहीं सकता। सब ने इसकी मजम्मत की है। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की है, सदर मुमलकत आसफ ज़रदारी साहब का बयान भी आया है, शहबाज शरीफ साहब ने। देखिए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये डेमोक्रेसी में तशद्दुद क्यों आता है, कि हमें सबको इसका जायज़ा लेना पड़े। और ये अमेरिका जो है, ये मैं ट्रंप साहब की बात नहीं करता, लेकिन ट्रंप्स जहाँ भी आ रहे हैं ना, ये एक अब कैफियत का नाम है कि आप लोगों के अंदर सब्र, हौसला, ठहराव, उसकी बात करने की बजाय अगर आप मुखालफिन पर चढ़ दौड़ने का Aggressive वो attitude। फिर माशरों को अदम इस्तेहकाम से दो चार करता है, माशरों के अंदर इंतशार पैदा करता है कि अमेरिका बड़ा महज़ब मुल्क है, सुपर पावर है। ट्रंप साहब के आने के बाद वहाँ के रुझानात में तब्दीली आई Extreme है। right वहाँ पे जिसे जी, जिसे वहाँ पर भी extreme एक right इंतहा कहते हैं। पसंदी है। 300 तंजीमें उनकी वहाँ पर हैं। अभी मीर साहब जिसे शख्स कह रहे हैं, वो एक 20 साल नौजवान है। मैं कहता हूँ वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि बात यह कि उसने गन उठाई
और वो रिपब्लिकन का वो उन्हें फंड्स देता रहा है, तो डेमोक्रेट। आखिर क्या उनका वजह है? registered इस बात का member है। जायजा उनको अमरीकी माशरे में उनके जुम्मेदारान को लेना चाहिए कि उनकी नौजवान नस्ल के अंदर सब्र और हौसला क्यों नहीं, वो इंतहा पसंदी पर क्यों मजबूर हुए हैं। देखें, बात यह कि माशरों के अंदर ठहराव तब आएगा जब इंसाफ का अमल होगा। देखें, इंसाफ जो है हमेशा इस्तेकाम का जरिया बनता है, इंसाफ के सौते फूटते हैं तो मुल्क भी आगे जाते हैं। सही। अब इस कैफियत से खुद अमेरिका भी दो चार है, अब मगरिब के अंदर भी। बात यह कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो खेल खेला गया है कि वहाँ की नौजवान नस्ल, वहाँ पर सिर्फ 16,000 बच्चे आपने शहीद कर दिए हैं, तो इससे सब्र और हौसला और ठहराव आएगा। वहाँ पर ट्रंप और अमेरिकी स्टेट जो है वो तो इसराइल के पीछे खड़ी है जी। तो आप किस तरह का आलमी अमल कायम कर सकते हैं? आपको अपने तर्ज अमल में तब्दीली लानी पड़ेगी। जितना बड़ा शख्स होता है, जितना बड़ा मनसब होता है, जितनी बड़ी ममलकत होती है, उसे उतना ही ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए। और बात यह कि जो बड़े मुल्कों के सरबराहान हैं जो इलेक्ट होते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी नौजवान नस्ल, अपने अवाम को भी बाशऊर बनाएं। ये जो इंतहा पसंदाना, शिद्दत पसंदाना ख्यालात, जज्बात, एहसासात, इससे मुल्कों के अंदर भी अदम इस्तेहकाम कायम होता है, उनकी मुईशत पर भी इसके असरात होते हैं। और वहाँ पर जो अकलीतें भी हैं वो अपने आप को अनसेफ समझती हैं। देखें, ट्रंप साहब के साथ जो वाक़या हुआ है हर हवाले से काबिल मजम्मत है। और आप देखें, दुनिया के सारे जुम्मेदार ममालिकत मुल्कों के सरबराहान ने उसकी मजम्मत की है, लेकिन ट्रंप साहब को खुद भी जायज़ा लेना चाहिए और उन्हें भी हकीकत पसंदाना तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को एक सुपर पावर के तौर पे देखा जाता है, और अगर अमेरिका के अंदर इस्तेहकाम आएगा, वहाँ पर ठहराव आएगा, तो यकीनन इसके असरात दुनिया में भी होंगे। फिर मैं एक बात कहूँगा कि मेरे नज़दीक ट्रंप एक शख्स का नाम नहीं, एक कैफियत का नाम है। और अगर आप ये कैफियत खुद पे तारी करेंगे तो इस तरह के वाक़यात होंगे। इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब की ज़रूरत है, और मुल्कों के अंदर ठहराव तब आएगा जब मुल्कों के अंदर इंसाफ होगा अपने अवाम के साथ, अपनी अक़लियतों के साथ, और ख़ास तौर पे नौजवानों के साथ। इस बात को आप सादा ना समझें कि उनकी पार्टी का एक फंड्स देने वाला नौजवान उसने अपनी पार्टी के लीडर को टारगेट किया है, तो इस पर तो रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसा क्यों करूँगा। सर, नौजवानों की बात आप कर रहे हैं, सलमान गनी साहब, तो पहले मैं सज्जाद मीर साहब का पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, क्योंकि बड़े टैलेंटेड हैं। अमेरिका में हो, लंदन में हो, मतलब यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर शोबे में पाकिस्तानी जो है वो नुमायाँ जो है वो पोजीशन में अपने टैलेंट की वजह से आगे हैं। हम जब पाकिस्तानी नौजवान के हवाले से बात करते हैं, यूथ के हवाले से बात करते हैं, बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन जानबूझ के एक एजेंडे के तहत जो है वो एक टारगेट किया गया, और नेगेटिव जो है यहाँ पर एक जो है मायूसी की फिजा जो है वो क्रिएट करने की एक प्रोपेगेंडा के जरिए सोशल मीडिया की कोशिश की गई है। सद्देबाब किस तरह मुमकिन है? देखिए, बात यह है कि यहाँ के नौजवान को साथ आप कर क्या रहे हैं? आप खुद कहते हैं कि आधा नौजवान तो वो है, 2.5 करोड़ या कितने जो हैं, जो कि आपके स्कूलों में नहीं जा रहे, कह रहे हैं ना। बाकी बचे जो आपके 12 करोड़ में से जो बाकी बचे 6 करोड़ तो जा नहीं रहे, शायद 2.5 करोड़ तो वो है लेफ्ट आउट भी हैं, प्राइमरी जमात पढ़े फिर छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद बाकी जो बचते हैं उनमें कुछ आपने उन लोगों के सुपुर्द कर दिए हैं जिनको पाकिस्तान में रहना ही पसंद नहीं है। उनसे आप पूछते हैं, सवाल करते हैं, और उन सवालों को सोशल मीडिया पर आप जो पूछ रहे थे उसको पब्लिसाइज करते हैं, तो ये कहते हैं जी कि हम तो बाहर जाएंगे, यहाँ क्या रखा है जी। ये उस क्लास, वो क्लास ज़्यादा बात करती है जो उन स्कूलों में पढ़ रही है जिन स्कूलों का निसाब तलीम भी वहाँ तय होता है। ठीक है, बाकी जो एक बड़ा हिस्सा बच्चा टैलेंटेड लोग, उनके लिए हम वसाइल फराहम नहीं करते, तालीम के वो वसाइल फराहम नहीं किए हमने अपनी उस यूथ के लिए जो यूथ हमारे लिए डायनेमिक साबित हो सकती है, जो यूथ पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। रिजल्ट क्या है? कुछ को हमने मदरसों के सुपुर्द कर दिया, कुछ को हमने उन स्कूलों के सुपुर्द कर दिया, कुछ को हमने लेफ्ट आउट छोड़ दिया है, कुछ आते नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि यूथ के बारे में एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनको गुमराह करने वाले जो हैं उन पर नजर रखी जाए। सही। हमारे यूथ को गुमराह करने वाले यूथ को गुमराह नहीं कर रहे, पाकिस्तान के फ्यूचर से खेल रहे हैं। लेकिन सर, अब तो गवर्नमेंट का फोकस जो है वो इस वक्त अगर हम बात करें कि यूथ पर है, लैपटॉप देने के हवाले से भी अगर आप देखें, आप रोजगार फराहम करने के हवाले से देखें, IT के शोबे के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बड़े बेहतरीन। ये जब तक काम नहीं होंगे, हमारा यूथ इस तरफ नहीं आएगा, उस वक्त तक आप देखिए जो लोग IT में आ जाते हैं, दूसरे शोबों में आ जाते हैं,
वो आप कहेंगे सोशल मीडिया जो काम कर रहा है वो आईटी नहीं, वो आईटी की को कम सीखने की वजह से कर रहा है। अगर आईटी में वो हाई टेक सीखे हो तो इन कामों में पढ़ने की बजाय वो दुनिया में करोड़ों रुपया कमाने पर तवज्जो देंगे जी। वो दुनिया में को बदलने फ्रीलांसिंग का का काम सलमान गनी साहब को सॉफ्टवेयर बताया। डेवलप करेंगे, कुछ और बहुत कुछ करेंगे। सही। देखें उमर, जब आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कहा गया कि एक ख़ास तालीमी इदारों से पढ़े हुए लोग बाहर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो अमीर घरानों से तल्लुक़ नहीं रखते वो ज़्यादा काबिल होते हैं, इसलिए उनके लाशऊर में एक खौफ होता है कि हमें शायद तरक्की की मनाजिल पे तय करने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये आपका भी मैट्रिक का रिजल्ट आया है, टॉपर कौन है? दानिश स्कूल के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है। वो ज़्यादा काबिल। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस बच्चे को इस्लामाबाद बुलाया, 10 लाख रुपए का उसे प्राइज दिया। हौसला अफजाई की ना सर। देखिए, इनके लाशऊर में खौफ है कि हम कहीं पीछे न रह जाएं। हजरत इकबाल नौजवानों के शायर हैं और आप उनकी सारी शायरी में देख लें, एक ही मैसेज है कि ये नौजवान आपका एसेट है। और दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो अपना ज़्यादा बजट जो है वो तालीम पे देते थे, इसलिए कि एक तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल आपका मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अव्वल तो तालीम के लिए बजट ही कोई 2-3% रखा जाता है और बाद में जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कट भी उसी पे लगता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में एक गुस्सा नज़र आ रहा है, एक पाकिस्तानियत के हवाले से उनके जज्बात मुतअस्सर नज़र आ रहे हैं, तो एक ख़ास माइंड सेट ने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को अपनी सियासी आग का ईंधन बनाने की कोशिश की है। नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से नहीं खेलना चाहिए। जिन्होंने पेट्रोल बम बनाना सिखाया। जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने नौजवानों के मुझे याद पड़ता है मीनारे पाकिस्तान पे मैंने खुद कवरेज की थी कि वो तो नौजवानों के सियासी रोल की बात करते थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो नौजवान उनकी तरजीह नहीं थे। वो पाकिस्तान के वही लोग उनकी तरजीह थे जो माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर बरसकदार रहे, जो इब्नुल वक्त थे, जो चढ़ते सूरज के पुजारी थे। मेरा ख्याल हमारी नौजवान नस्ल में ज़्यादा पोटेंशियल है, ये ज़्यादा ज़हीन है, इन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर उठा के देखें तो वो तालीम की बात तो करते नज़र आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज नौजवानों के अंदर उम्मीद और आस पैदा करने की ज़रूरत है, उनके लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तसर करने की ज़रूरत है और उन्हें जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना पड़ेगा। इसी में ऐड कर ले सर कि ये भी तो सोचना चाहिए ना कि एक तरफ तो पेट्रोल बम बनाना सिखाए जाते रहे ज़मान पाक में पीटीआई की जानिब से, दूसरी जानिब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो लैपटॉप के जरिए जदीद तालीमी तकाज़ों से। उमर साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पर गरीब और गरीब ख़ानदानों के बच्चों के हवाले से बड़े टची हैं। ये दानिश स्कूल का मंसूबा बड़े सारे लोगों को हजम नहीं हो पाया था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात में तरीके से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस पर साबित कदम रहे हैं। उनकी लगाई हुई ये नर्सरी जो है ये तनावर दरख्त के सामने आ रही है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने बच्चे को वहाँ पर बुला के उसे 10 लाख का प्राइज़ दिया। इन लोगों को हौसला अफजाई होनी चाहिए। नौजवान नस्ल आपको मायूस नहीं करेगी। पाकिस्तान के अहले सियासत ने मायूस किया है, पाकिस्तान के मीडिया ने मायूस किया, सिविल सोसाइटी ने मायूस किया। ये जब आप पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम होने का ज़रा जायज़ा लेंगे तो किसी तबके ने कमी नहीं बरती, लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पे एक दफ़ा एतबार करके देखे कि पाकिस्तान को सुरखरू करेगी। इनको तालीम देने की ज़रूरत है, अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान को पाकिस्तान के मकासद से हमकिनार करेगी। और हज़रत इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान आपकी उम्मीद भी हैं, आपकी आस भी हैं, आपका मुस्तकबिल भी है। बिल्कुल ठीक है, और मुस्तकबिल भी है। सर, मईशत के हवाले से हम फोकस जब करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही जो है वो मईशत का है। क्या इकदाम जो हुकूमत के अभी तक जो किए जा चुके हैं, IMF की जानिब से एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि चले हमें अब जो है $7 अरब का कर्जा मिलेगा, लेकिन उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि ये हमारा आखिरी कर्जा होगा। देखिए, बात यह है कि हमें जैसे मैंने कहा हाई टेक लफ्ज़ से इस्तेमाल सदर शी ने और इस्तेमाल किया है, चीन के सदर ने, कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें उनकी जो यानी कि एक अगले मरहले पर जाने की इंसानियत जा रही है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सही 3G 4G 5G और पता नहीं क्या क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपनी एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं,
हम अपनी माइनिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। ठीक। हमारे यहाँ हर तरह के ज़खायर मौजूद हैं, हम उनको उनकी मदद के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। हम अपनी एजुकेशन को जो बिल्कुल मॉडर्नाइज कर सकते हैं। हम अपनी अपनी हर वो शोबा जो हम बिल्कुल, देखिए हमने आईटी में लोगों को ट्रेनिंग दी, आके मालूम हुआ वो तो एलिमेंट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने मजाक में स्कूल खोल रखे हैं, मजाक में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब इस हुकूमत ने आके शुरू किया है कि इस बात की कोशिश की जाए कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि ये बच्चे जो हैं इनको प्लेटफॉर्म भी फराहम किया जाए कि ये खुद खड़े होकर खुद इंटरप्रेन्योर बने और अपनी मदद से ये दुनिया में आईटी के बिजनेस को इतना लेके जाएं कि हम इंडिया का भी मुकाबला कर सकें, दुनिया के दूसरे ममालिक का मुकाबला कर सकें। तो हमारे पास एवेन्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अब अगली स्टेज पे जाना पड़ेगा। और अगली स्टेज पे जाने के लिए हमें देखना चाहिए कि चीन की जो नेक्स्ट पॉलिसी है, हमें कहना चाहिए कि हमें भी साथ लेके चलो, और वो उसमें आपकी मदद भी करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफर हुई है, खासतौर पर डिफेंस के बारे में, अगर टैंक बने, अगर जहाज बने, अगर जो भी हथियार बना है वो चीन की मदद से बना है। और वेस्ट ने तो आपको सिर्फ हथियार तो दे दिए, टेक्नोलॉजी नहीं दी है। टेक्नोलॉजी दी है तो चीन ने दी है, हमें चीन की मदद से ही सब कुछ आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चीन तो आपका हाथ पकड़ के आपको साथ लेके चलने के लिए तैयार है। क्या हम भी तैयार हैं या नहीं तैयार? हमें अपना जायजा लेना चाहिए और पाकिस्तान की मुआशी मजबूती के लिए हमें अपनी नीयतों को भी दुरुस्त करना है, पॉलिसीज का तसलसल भी कायम करना है, और अपने अंदर पाकिस्तानियत के जज्बे को भी फरोग देना है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। सर आज के दिन का पैगाम दे दें। आज का पैगाम ये है जी कि आप तय कर लें कि आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है। सर इनसे हमेशा बड़े खूबसूरत अल्फाज मिलते हैं। देखिए बात ये कि आज के दिन का पैगाम ये है कि हम हजूम से कौम बने। हम कौम बने थे तो पाकिस्तान बना था। एक दफ़ा फिर कौमी जज्बा पैदा करके हम पाकिस्तान को इस्तेकाम की मंजिल पे ले जा सकते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल भी मौजूद है, कुदरती वसाइल से माला माल भी हैं, बाशोर कौम भी है और ज़ही नौजवान नस्ल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब और बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। आपके साथ जब भी प्रोग्राम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई, मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई और बहुत खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो मेरे बहुत ही मोहतरम सीनियर्स ने कहे कि पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान बनाना है। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।